नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अवैध शराब तस्करी पर बड़ा एक्शन। अवैध शराब के खिलाफ कानोड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से 572 अवैध शराब के कार्टन जब्त किए हैं। पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो उदयपुर में 2 वाहन जो शराब से भरे हुए थे, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये कार्टन बताया जा रहा है कि अवैध तस्करी करके 572 शराब के कार्टन ले जाए जा रहे थे। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। अब इसके बाद क्या, इसकी जांच में पुलिस जुट गई। तो शराब की तस्करी आए दिन पुलिस की यह कार्रवाई, लेकिन शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिन राज्यों में शराब बंदी है, जहां पर कानूनी तौर पर शराब को बैन किया गया है, वहां पर यह शराब की तस्करी होती है। खासतौर पर राजस्थान और पंजाब की तरफ से अवैध शराब जो है वो गुजरात ले जाई जाती है और अक्सर पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में गैर कानूनी शराब को जब्त किया जाता है। और कमलेश हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, क्या जानकारी इस कार्रवाई के बारे में? जी देखिए, बिल्कुल ये कानून पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। देर रात की मामला बताया जा रहा है, जहां पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है और 2 वाहनों से करीब 572 अवैध शराब के कार्टून बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि एस्कॉर्ट कर रही थी ये गाड़ी को, एक कार एस्कॉर्ट कर रही थी इस 2 वाहनों को। जब पुलिस ने इस कार को पकड़ा तो उसके बाद पता चला कि पीछे की ओर ये 2 वाहन आ रहे थे, जिसमें अवैध शराब से भरे कार्टून पड़े थे। ऐसे में पुलिस ने रोका है और 2 जनों को इसको हिरासत में भी लिया है और पुलिस ने सारे कार्टून जब्त करके काउंटिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि करीब लाखों रुपए की ये शराब है। ऐसे में पुलिस लगातार एक प्रयास कर रही कि कहाँ से आ रही थी और कहाँ को जा रही थी। जी कमलेश, ये जानकारी जरूर पुलिस को मिली होगी कि अवैध शराब की तस्करी किस राज्य के लिए की जा रही थी। जी बिल्कुल, ये जो प्रथम दृष्टि सामने आया है कि कानौर से दरियावत की ओर ले जाना बताया जा रहा था दोनों वाहनों को, और पुलिस जो है कि पूरे मामले की तह में लगी हुई है कि दरियावत में कहां पर इनको डिलीवरी करनी थी और ये कहां से आई थी। जी, जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। और ये खबर टोंक से 30 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। पचेवर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुम्हारिया गांव में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। तो एक तरफ शराब पकड़ी गई और टोंक में अवैध डोडा चूरा जो कि गैरकानूनी है, 30 किलो इसकी मात्रा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कुम्हारिया गांव में ये अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया है। और ये खबर जैसलमेर से अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 ट्रक, 2 ट्रैक्टर और एक हिटैची मशीन को जब्त किया गया है। अमर सागर और बड़ा बाग क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा था। सरकारी जमीन से पीला पत्थर निकाला जा रहा था। इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जाता है। जब्त वाहनों को थाने में लाया गया। अवैध अतिक्रमण और अवैध माइनिंग पर जिला प्रशासन सख्त है। अवैध अतिक्रमण करने वालों पर यह कार्रवाई होगी। ये तमाम वाहन जब्त किए गए हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से पीले पत्थर की अवैध माइनिंग कर रहे थे। पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। जो बिना परमिशन के या बिना अनुमति के इस तरीके से अवैध खुदाई कर रहे हैं।
और श्रीकांत जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में लगातार जो है अवैध खनन का मामला सामने आ रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के खिलाफ जो है वो 3 ट्रक, 2 ट्रैक्टर और 1 हिटाची को जब्त कर कार्रवाई की, जिसमें तहसीलदार, खनिज अधिकारी और यूआईटी के सचिव जो है तीनों संयुक्त कार्रवाई कर अमर सागर और बड़ाबाग के क्षेत्र में जो सरकारी भूमि पर पीला पत्थर निकाला जा रहा था, इनलीगल माइनिंग की जा रही थी, उन वाहनों को भी जब्त किया और कोतवाली थाने लाया। मंगलवार देर रात जो है ये कार्रवाई की गई है, जिस पर अवैध अतिक्रमण और अवैध माइनिंग पर जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में अगर इस तरह कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं राजस्व को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार राजस्व की हानि जो है इन सब कारणों से हो रही थी और अवैध अतिक्रमण के जो मामले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद श्रीकांत। और ये खबर श्रीगंगानगर से नकली डीजल के संदेह में पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई। रसद विभाग ने 2800 लीटर संदिग्ध डीजल जब्त किया है। एक पिकअप को भी इसमें जब्त किया गया है। तो माना यह जा रहा था कि ये नकली डीजल है। ये पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अब इसकी लेबोरेटरी में जांच होगी कि ये नकली डीजल था या नहीं। और अब बात बाड़मेर की, जहां नशे का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। हाल यह है कि बाड़मेर में नशे की गोलियों की खपत अचानक बढ़ गई है। इधर सीबीएन की टीम ने नशे की सप्लाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नशे के सौदागरों से करीब 7,60,000 से ज्यादा नशे की दवाइयां जब्त की हैं। टीम ने बाड़मेर शहर गोदाम से 40 कार्टन और सांचौर से 11 कार्टन नशीली दवाइयां जब्त की हैं। बना के और ऑपरेशन किया था, हमारे को जो सूचना मिली उसके अनुसार, और हम लोगों ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और यहाँ पे नशीली जो दवाइयाँ होती, प्रतिबंधित दवाइयाँ, वो काफी भारी मात्रा में हम लोगों ने यहाँ जब्त किया। और ये खबर उदयपुर से, खून से लथपथ विवाहिता का शव मिला। सबीना इलाके में महिला का शव मिला। घर में बेसुध मिली विवाहिता का पति। क्षेत्र में मचा हड़कंप। पति पर हत्या की आशंका है। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। ये तस्वीरें उदयपुर की, इलाके में सनसनी है। ये विवाहित महिला थी और इसी घर में बेसुध यानी कि लगभग बेहोशी की अवस्था में इसका पति भी मिला है। पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, समझना चाहेंगे ये क्या मामला था और पति ने अब तक क्या जानकारी दी है इस पूरे प्रकरण के बारे में पुलिस को? देखिए, बेहद ही निर्मम तरीके से विवाहिता की हत्या की गई है और गैस की टंकी से सर पर वार करके हत्या की गई है। ये जो पूरा घटनाक्रम आप समझिए कि सोमवार रात की ये घटना है। सोमवार रात को सबीना इलाके में, जहां पर ये पति और पत्नी दोनों किराए पर रहते थे, वहां पर रात को, शाम को पति आता है, पत्नी को कमरे के अंदर ले जाता है और उसके बाद में कमरा अंदर से बंद कर दिया जाता है। मंगलवार देर शाम तक किसी तरह की हलचल कमरे में नहीं होती है। ऐसे में जो मकान मालिक है उसे कुछ शंका होती है, कमरे के अंदर से बदबू भी आने लग जाती है और जब खिड़की की वायर गेज तोड़कर अंदर देखा जाता है तो अंदर एक विभत्स दृश्य जो है वो नजर आता है और इस पर सबीना थाना पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है। पुलिस जब मौके पर आती है तो अंदर की स्थिति बेहद विभत्स थी। खून से लथपथ महिला की लाश पड़ी हुई थी और सबसे महत्वपूर्ण जो पति है उसने भी आत्महत्या करने की संभवतः कोशिश की थी, क्योंकि वो भी बेसुध अवस्था में डेड बॉडी के पास में जो बेड पड़ा हुआ था उस बेड पर पति जो है वो सोया हुआ था। गले पर पति के एक कट लगा हुआ था, जिससे ये माना जा रहा है कि संभवतः उसने भी आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। पुलिस ने मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया था। सारे कपिल, आपने बताया कि लाश में से बदबू आ रही थी, उसके बाद में खोला गया, यानी कि ये मर्डर आज नहीं किया गया है। अगर ये हत्या की गई है तो इससे कई दिन बीत चुके हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए सोमवार रात की ये घटना है और मंगलवार तकरीबन 18 घंटे से ज्यादा समय तक ये जो शव है ये घर के अंदर पड़ा रहा था। पति जो है वो कमरे के अंदर मौजूद रहा था और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये बताया जा रहा है कि बेसुध अवस्था में बाबूलाल नाम का जो व्यक्ति है, जो कि इस सोनू सुथार मृतका का जो पति है, उसे पुलिस ने बेसुध अवस्था में हिरासत में लिया था। फिलहाल उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और मृतका सोनू सुथार जो है ये हम इस समय मोर्चरी के बाहर मौजूद है। यहीं पर देर रात को मृतका के शव को जब सारे एविडेंस पुलिस द्वारा इकट्ठे कर लिए गए, एफएसएल टीम ने सारे जरूरी साक्ष्य जमा कर लिए, उसके बाद में यहाँ पर शव जो है वो मोर्चरी में रखवाया गया। अब से कुछ देर बाद में, क्योंकि बताया जा रहा है कि मृतका के परिजन अब उदयपुर पहुंच चुके हैं, भिलवाड़ा के रहने वाले, तो कुछ देर बाद में पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम करने के बाद में शव जो है परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात अलवर की, जहां अकबरपुर थाना इलाके में एक 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। दरअसल पीड़िता अपने घर से डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही थी, तभी गांव की पुरानी हवेली में पहले से घात लगाए 2 युवकों ने उसे पकड़ लिया और हवेली में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग के चिल्लाने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घर पहुंचने पर पीड़िता ने इसकी सूचना परिजनों को दी और उसके बाद थाने जाकर मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की सिरे से जांच कर रही है। बालिका का थाना रोड क्षेत्र में उसके साथ में 2 लड़कों ने बलात्कार किया है और हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो लड़की के बयान दे दिए पीड़िता के और बाकी आगे माननीय न्यायालय में बयान करवाए जाएंगे। उसके बाद में अनुसंधान में जो स्थिति आती है उसकी अनुसार कार्रवाई करेंगे। और अब बात बारा की, जहां मांगरोल इलाके में एक व्याख्याता से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। शातिर ठग ने व्याख्याता से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के नाम पर ओटीपी पूछकर 98,500 रुपए ठग लिए। दरअसल 13 मार्च को ब्रजेश के नंबर पर कॉल आया, जिसमें कॉलर ने अपने आप को बैंक कर्मी बताते हुए पीड़ित से कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है, जिसे रिन्यू करवाने पर सालाना चार्ज 12,500 रुपए लगेगा, लेकिन कार्ड ब्लॉक करवाने के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे में फरियादी ने शातिर ठग की बातों में आकर क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए सहमति दे दी और फिर ठग ने ओटीपी पूछकर पहले ट्रांजैक्शन पर 90,000 रुपए, दूसरे ट्रांजैक्शन पर 5,000 रुपए और तीसरे ट्रांजैक्शन से 3,500 रुपए सहित कुल 98,500 रुपए उड़ा लिए। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। मेरे पास एसबीआई के कर्मचारी नाम से कॉल आया था। उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक करने के लिए ओटीपी मांगा और ओटीपी के उसमें मेरे अकाउंट से क्रेडिट कार्ड से 98,500 रुपये निकाल ली गई। अच्छा, कितने बार में निकाले हैं उन्होंने पैसे? 3 बार में निकाले हैं, पहले 90,000, 5,000, फिर 3,500 रुपये। अच्छा, आप हो गया था ऐसा कुछ? मोबाइल हैक हो गया मेरा, पूरी तरह से मोबाइल काम नहीं कर रहा है। कौन सा ऐप डाउनलोड करवाया था? मेरे से एनीडेस्क डाउनलोड ऐप करवाया था। तो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे और खास तौर पर अब ऑनलाइन जो ठग हैं, जो फ्रॉड हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए जो ठगी करते हैं, उनका शिकार जो है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। ये व्याख्याता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्याख्याता तक इस ट्रैप को नहीं समझ पाया कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी की जा रही है। बार बार सभी बैंक अपने कस्टमर्स को ये हिदायत देते हैं कि आपसे कभी भी ओटीपी नंबर नहीं पूछा जाता। बैंक का कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे ओटीपी नंबर नहीं पूछता, बावजूद इसके ओटीपी नंबर दे दिया जाता है। और ये खबर बारा से, पीएफआई मामले में एनआईए ने पहली चार्जशीट पेश कर दी है। कोटा के मोहम्मद आसिफ और बारा के सादिक सर्राफ के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट से अहम खुलासा हुआ। देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने का आरोप है, इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए युवाओं को भड़काने का आरोप, साथ ही टेरर फंडिंग का भी आरोप लगा है। और विपिन हमारे साथ बारा से जुड़ गए। विपिन, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल देखिए, एनआईए की दिल्ली जो टीम है उसने इस मामले में चार्जशीट पेश की और वही चार्जशीट जो है उन्होंने प्रेस रिलीज के माध्यम से एनआईए ने मीडिया को दी थी। और सादिक और आसिफ जो है पीएफआई का अध्यक्ष है, जो कोटा में रहता था, जिसे विज्ञान नगर से, कोटा के विज्ञान नगर से एनआईए ने गिरफ्तार किया था 22 सितंबर के।
और उसी दिन जो है एनआईए की एक टीम ने बारा में छापा डाला था और यहाँ से सादी सर्राफ जो पीएफआई का सचिव है उसको यहाँ से गिरफ्तार करी थी और लेके गए थे। देखिए करीबन 6 महीने करीबन का वक्त लगा एनआईए ने जो जांच की और चार्जशीट पेश किए। तो एनआईए ने जो खुलासे हुए वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं, क्योंकि आतंक की एक फंडिंग के रूप में इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। इनका मकसद था जो भोले वाले युवक थे मुस्लिम, उनको डर बिठाना कि जो इस्लाम जो है वो खतरे में है देश में, और ऐसे में उनको आतंकी की तरह ट्रेनिंग देना, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, और उनको जो है 2047 से पहले भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो है एक सोच के साथ ट्रेनिंग देकर उनसे आतंक फैलाने की साजिश थी, जो एनआईए की चार्जशीट में इन्होंने कोर्ट में पेश किया है। तो पूरी तरीके से जो है 12 में जो है इसके बाद से बीच में एक बार एनआईए की टीम भी आई थी और इनके घर से जो है कुछ दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ अन्य संदिग्ध वस्तु जो कागजात थे वो जब्त किए थे। तो इसी में एनआईए की जो जांच जारी है, लेकिन जो खुलासा हुआ है चार्जशीट में वो यही है मुख्य तरह से कि जो देश में किस तरह जो है धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, धर्मों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ाए जाए और हिंसक चीजें जो है वो कराई जाए, ताकि जो है देश में माहौल बिगाड़ सके कुल मिलाकर। और एक तरह की फंडिंग जो है, और फंडिंग की भी बात, वो बड़ी बात सामने आई कि जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई मामले में पहली चार्जशीट पेश कर दी है। राजस्थान में पीएफआई की हिंसक उग्रवाद की गतिविधियां और एजेंडे से संबंधित मामले की जांच के प्रमुख हिस्से को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चार्जशीट के अनुसार कोटा के आसिफ और बारा के सादिक सर्राफ पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। संगठन का मकसद हथियार और विस्फोटक के सहारे 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के अंतिम उद्देश्य के आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाना था। आगे बढ़ते हैं और अब बात उदयपुर की करते हैं, जहां रोडवेज की बस ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना साइफन चौराहे के पास की है और तो और महिला को बस ने करीब 50 फीट तक घसीटा भी। हादसे के बाद मौके से बस चालक फरार हो गया। दरअसल महिला शीतला अष्टमी की पूजा करने जा रही थी। मृतक महिला की बेटी उसके पीछे ही थी। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही रोडवेज के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो ये है एक अमानवीय तस्वीर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रात की ये तस्वीरें हैं। एक महिला को रोडवेज की बस ने 50 फीट तक अपने साथ घसीटा, कुचल दिया, मौत हो गई। ये तस्वीरें उदयपुर की। घसीटने की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कमलेश हमारे साथ जुड़ गए। कमलेश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या उस रोडवेज चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के साइफन चौराहे की घटना है। अल सुबह की करीब 5 बजे की घटना है, जहां पर एक अष्टमी पूजने जा रही थी महिला को रोडवेज ने चपेट में ले लिया और इस हादसे में महिला की जो कि मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई और जो बस चालक था वहाँ मौके से फरार हो गया। ये बस उदयपुर से जोधपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान जहाँ लोग जो मौजूद थे काफी प्रयास किया बस को रोकने का, लेकिन वो जो बस चालक जो है बस लेकर फरार हो गया। इसके बाद जो है कि अम्बामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और महिला के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। वहीं महिला के परिजन और समाजजन मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए हैं अभी कुछ देर पहले ही, और जो है कि परिजन और जो उसके जो समाजजन है ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बस चालक को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही वहीं जो है कि महिला को, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, सरकारी नौकरी की भी ये मांग कर रहे हैं। जी, जानकारी के लिए कमलेश आपका धन्यवाद। और सीकर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 5 बच्चों और चालक को चोट आई है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। रोड रोलर को बचाने के चक्कर में यह बस पलट गई। स्कूल बस जो सीकर में पलट गई, लगभग बच्चों के साथ 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है।
सुजानगढ़ के गांव टाडा के 3 युवकों और मलसीसर गांव के 1 युवक की यूपी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे स्थित नरसीपुर के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। चारों युवकों के शव आज पैतृक गांव टांडा और मलसीसर पहुंचेंगे। वहीं कल दोपहर से ही दोनों गांव में सन्नाटा है और दुख का माहौल है। जानकारी के अनुसार क्रूजर सड़क किनारे खड़ी थी, जिसको पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। क्रूजर में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही दिल्ली की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुजानगढ़ के चारों मृतक एक ही परिवार के थे, जो शादी में शामिल होकर वापस राजस्थान लौट रहे थे, लेकिन हादसे के चलते परिवार में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। और ये खबर बांसवाड़ा से कार और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। शव को अस्पताल में रखवाया गया। और यह खबर भरतपुर से छेड़खानी करने पर मनचले की जमकर पिटाई हुई। बीच सड़क पर महिला ने युवक को जमकर पीटा। महिला की मारपीट के बाद मौके से युवक फरार हो गया। मनचले की पिटाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये भरतपुर से आई हुई तस्वीरें। इस महिला का आरोप है कि इसके साथ छेड़खानी इसने की थी और जैसे ही महिला ने इसे पकड़ा, फिर आसपास में मौजूद भीड़ ने भी आकर अपने हाथ साफ किए। ये तस्वीरें भरतपुर से। और दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गया। दीपक, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या पुलिस के हवाले किया गया इसे? देखिए आसिफ, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि महिला ने उसे लात घूंसों से जमकर के पीटा और पिटाई के बाद वो वहां से मौके से फरार हो गया। पुलिस को सुपुर्द उसे नहीं किया गया। और ये जो पूरा मामला है वो मथुरा गेट थाना इलाके का है, जहां कंपनी बाग में कल मंगलवार को जो मंगल ग्रामीण हाट लगाई जाती है, उसमें ये युवक वहां पर पहुंचा था और महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। तभी एक महिला और वहां पर मौजूद थी, उससे भी उसने छेड़खानी की। तभी उस महिला ने इसको पकड़ा और लात घूंसों से बीच सड़क पर इसकी जमकर के पिटाई की। और पिटाई करने के बाद जब वहां पर आसपास और लोग एकत्रित हो गए, तो इससे जब और लोग मारने पीटने लगे, तो उसके बाद ये उनके चंगुल से निकल करके वहां से फरार हो गया। और ऐसा इस तरह का कई बार मामला देखने को मिलता है। जब ग्रामीण हाट लगती है तो उस दौरान भीड़ होती है, तो जो मनचले आते हैं वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और कल भी इस तरह का मामला देखा गया था। और फिर उस महिला ने बहादुरी दिखाती हो, क्योंकि कल महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, तो महिला ने पूरी तरह से अपना जो सशक्तिकरण है वो दिखाया और उस मनचले के साथ जमकर के उसकी धुनाई की और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। और भी महिलाएं वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं उठाई। लेकिन उसने जैसे ही उस महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो उस महिला ने उसको पकड़ा और बीच सड़क पर उसकी जो है सरेआम धुनाई की। और उसके बाद जैसे पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही जो मनचला था वो वहां से भाग गया। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और बाड़मेर में पुलिस ने 2 साल से फरार चल रही रीट लीक्स 2021 के आरोपी द्रौपदी को गिरफ्तार कर लिया। उदाराम के साथ में द्रौपदी एग्जाम में फर्जी कैंडिडेट बैठाने और लोगों से पेपर के बदले पैसे वसूल करती थी। पुलिस अब जयपुर एसओजी के समक्ष द्रौपदी को पेश करेगी। द्रौपदी पर बाड़मेर एसपी की ओर से 500 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस के मुताबिक गंगापुर सिटी में सितंबर 2021 रीट पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ था। जांच के बाद एसओजी को द्रौपदी की तलाश थी। द्रौपदी घर आई हुई है। जैसे ही मैं पुलिस दल लेकर वहां घर पे गया और गेट खोला, तो ये घर से निकल के भागने लगी। करीब आधा किलोमीटर भागी, पीछा करके इसको दस्तयाब करके लेकर आया। और जयपुर एसओजी से मैंने बात की है, एसओजी टीम वहाँ से नहीं आ पा रही है, इसलिए मैंने मेरे थाने से ऐसे ही और महिला कांस्टेबल के साथ अभी शाम को साधन है बस से उसे रवाना करूँगा। एक छोटे से ब्रेक